नमस्कार। जय हिंद, जय भारत बच्चों। कैसे हैं? आज हम विस्थापन अपक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे कि क्या है विस्थापन अपक्रिया। यानी वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अधिक अपक्रियाशील तत्व कम अपक्रियाशील तत्वों को उनके यौगिकों के जलीय विलयन से विस्थापित कर देते हैं, तो इस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया को विस्थापन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। मतलब इसका ये हुआ कि जो अपक्रिया है उसमें जो अधिक क्रियाशील तत्व होंगे वो क्या करते हैं कि जो कम क्रियाशील तत्व होंगे उन कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के एक परमाणु या परमाणुओं के जो मूलक है उनके स्थान पर कोई अन्य परमाणु या परमाणुओं का समूह या मूलक आ जाते हैं, तो इस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया को ही क्या विस्थापन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। कभी कभी क्या है प्रतिस्थापन पूछ लेता है, तो चाहे विस्थापन कहेंगे चाहे इसको प्रतिस्थापन, दोनों एक है ना। विस्थापन मतलब क्या, विस्थापित कर देना। जैसे ये धातुओं की क्रियाशीलताओं का क्रम दे रखा है कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, पोटेशियम है, उससे कम कौन है, सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर जिंक है, फिर फेरस है, फिर हाइड्रोजन है, फिर कॉपर है, फिर क्या एयू। एयू क्या होता है, एयू आरिक गोल्ड, और एजी सिल्वर। बड़ा अच्छा नाम है, इसको कहने में तो दिल हमारा जरा खुश हो जाते। क्या एजी मतलब संबोधन में भी इसका उपयोग करते हैं ना। तो इन्हीं विस्थापन अपक्रिया की परिभाषा क्या निकली, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अधिक अवक्रियाशील या अधिक क्रियाशील तत्व, क्या लिखे, अधिक अवक्रियाशील तत्व कम अवक्रियाशील तत्वों को उनके यौगिकों के जलीय विलयनों में से विस्थापित कर देता है, तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम क्या विस्थापन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ऐसे मान लीजिए कि जैसे भी ये बैठे हुए कौन, ये शिवांश बैठे हुए हैं, थोड़ा सा हेल्दी, अपने आप को बड़ा पहलवान मानते हैं ना, ठीक। अभी इनके स्थान पर खली पहलवान आ जाए, इनके बगल कुर्सी लेकर बैठ जाए, ठीक है। अब सोचो जरा कि अगर खली पहलवान को गुस्सा आएगा और शिवांश और दोनों में हुआ फाइटिंग फाइटिंग, कौन जीतेगा, शिवांश ना खली पहलवान। यानी खली पहलवान यानी उसके पास क्या है, ताकत ज्यादा है, क्रियाशीलता क्या है, ज्यादा है। तो सीधे याद रखना है कि कोई भी अपक्रिया होगी उस अपक्रिया में जो अधिक अवक्रियाशील तत्व होगा ना वो कम अवक्रियाशील वाले तत्वों को उनके जलीय विलयनों में से विस्थापित कर देगा, तो वो अपक्रिया क्या कहलाएगी, विस्थापन अथवा प्रतिस्थापन रासायनिक अपक्रिया। देखेंगे क्या है कि एग्जाम्पल है, ये जिंक लिया गया, क्या लिया गया, जिंक है। ये जिंक धातु क्या है, कॉपर सल्फेट का विलयन है। किसका विलयन है, कॉपर सल्फेट का विलयन है। तो ये कॉपर सल्फेट जो दिया गया है ना, इस कॉपर सल्फेट का ये नीला रंग का विलयन है। किस रंग का विलयन है, नीले रंग का विलयन है। यहां पर क्या है कि जब इसके साथ अपक्रिया होती, जानते हैं कि यहां जो जिंक है, ये जिंक क्या है, इसको हम कहेंगे ना ये अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है। जबकि यहां पर देखेंगे क्या है, जो कॉपर दिया गया Cu, ये कॉपर क्या है, कम क्रियाशील है। तो जो अधिक क्रियाशील है यानी कौन, ये जिंक, तो ये जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को विस्थापित करेगा और विस्थापित करके क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट। इसका नाम क्या होगा, जिंक सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। और कॉपर जो है इसमें से अवक्षेपित होकर लाल भूरे रंग के रूप में बाहर निकल जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इस पर एक तार्किक क्वेश्चन बनता है क्या कि कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला है, कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला है, उसमें जिंक धातु की क्षण को डालने पर वो विलयन रंगहीन हो जाता है। क्यों, जब ये पूछेगा कि कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग नीला होता है जबकि उसमें जिंक धातु की क्षण को डालने पर उसका विलयन रंगहीन हो जाता है, क्यों, क्या जवाब देंगे, बड़ा अच्छा है इसका वो है। सीधे पहले रिएक्शन में बनाएंगे, पहले दो आंसर उसमें लिखेंगे, दो लाइन लिखेंगे। क्या लिखना है
कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में, भाई कॉपर सल्फेट का रंग है, वो विलयन का रंग नीला रंग का है ना, कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक धातु की छड़ को डाला जाता है तो जिंक की क्रियाशीलता अधिक होने के कारण जिंक कॉपर को विस्थापित कर जाता है। तो जब जिंक कॉपर को क्या विस्थापित कर जाता है तो उससे बना हुआ विलयन कहलाता है जिंक सल्फेट। अब जो जिंक सल्फेट बना उस जिंक सल्फेट के विलयन का रंग हो जाता है रंगहीन। समझता है? यानी अभी तक क्या था कि इस कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग कैसा था? नीला। और जैसे जिंक महाराज पहुंचे यहाँ पर ना, तो भैया जिंक महाराज क्या अधिक क्रियाशील है ना, वो कॉपर को क्या कर दिए? विस्थापित कर दिए। तो सीधे सीधे इसका मतलब ये निकल कर आया कि जो रंगीन यौगिक को बनाने की जो प्रवृत्तियां होती है वो किसमें पाई जाती है? कॉपर में पाई जाती है। क्योंकि ये जानते हैं, थोड़ा सा हम हिंट देंगे, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इंटर की क्लासेज में है ये, तो इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में बता दे रहे हैं कि जो कॉपर है ये कॉपर संक्रमण तत्व है। ये डी ब्लॉक की जो 3D संक्रमण श्रेणी होती है, पहली श्रेणी जो होती है वो उसका तत्व है ना, क्योंकि जानते हैं कि 3D श्रेणी में कौन से तत्व आते हैं ना, सकटिव कर मन फीको नीको जन, यानी कौन कौन है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट है और जिंक। अब इसमें से क्या है कि जो डी ब्लॉक का तत्व होता है ना, थोड़ा सा ये भी जिक्र करना पड़ेगा मुझे कि ये वर्ग 3 से लेकर कितने 12 तक फैला होता है। तो वर्ग 3 से लेकर जब 11 तक जो तत्व होते हैं ना वो संक्रमण तत्व की श्रेणी में आते हैं, लेकिन जो वर्ग 12 का तत्व होगा जिसमें जिंक आता है वो संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो जिंक होता है उस जिंक के आंतरिक और बाह्य दोनों कोष क्या होते हैं? भरे होते हैं। जबकि ऐसे भी कह सकते हैं कि इस जिंक का क्या, क्यों रामललित, क्या हो समझने में दिक्कत है? प्रियंका तुम तो ऐसा यार समझ रही हो जैसे लग रहा है कि आराम फरमा रही हो। है आराम ना फरमाओ, इसको समझना है ये बोर्ड एग्जाम देना है। बोर्ड एग्जाम में जब बहुत मेहनत करेंगे, अपनी सारी जिज्ञासाओं को जब एकत्रित करेंगे, भाई तुम शिवांश और प्रियंका तो लड़ो ना भाई, लड़ने की प्रवृत्ति को छोड़िए, केवल ध्यान दीजिए पढ़ने पर। लड़ेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, हमको हंसी आती है। देखो एक चीज है, मेरे हंसने पर ना जाओ, ये कुदरत की देन है ना, कि मैं सोते जागते हमेशा मुस्कुराता रहता हूं, है ना, समझिए मेरी बात को। अब यहाँ क्या है कि जो जिंक है ना ये, तो इस जिंक का क्या है, जो डी ऑर्बिटल्स होता है वो पूर्ण रूप से भरा होता है, जबकि जो कॉपर है ना, इस कॉपर का जो डी ऑर्बिटल होता है ना वो पूर्ण रूपेण भरा नहीं होता है। इसमें से दो है, एक कॉपर फर्स्ट होता है, कॉपर सेकंड होता है, दो ऑक्सीकरण संख्याओं को लेकर चलता है, जबकि जिंक की परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्याएं पाई नहीं जाती। अब क्या है, फिर इसके बाद रिएक्शन दे देंगे क्या, Zn प्लस CSO4 गिव्स आउट क्या, ZnSO4 प्लस Cu। इसका मतलब अगर दूसरे रिएक्शन से हम समझे ना, तो जैसे मान लीजिए ले लिया गया क्या, सोडियम है, यानी ये सोडियम क्या है, धातु है, इस सोडियम की क्रिया करवा दी गई किसके साथ, H2SO4। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको दूसरे नाम में हम लोग क्या कहते हैं, तेजाब कहते हैं। जब इस सल्फ्यूरिक अम्ल से इसकी क्रिया कराई जाती है ना, तो इस धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम जो हमने दे रखा है ना, ये हमारी कुंजी है। कुंजी के बिना कुछ नहीं होता, अगर कुंजी गायब हो जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं, अरे कुंजी कहाँ गई, कुंजी कहाँ गई, कुंजी। और जैसे ही कुंजी मिलती है ना, सारा मामला क्या, हल। तो ये है कुंजी। अब इस कुंजी में देखेंगे कि सोडियम बेचारा कहाँ है, ये है, यानी ये सोडियम क्या है, जो यानी दिया गया ना, ये अधिक क्रियाशील है। क्या है, अधिक क्रियाशील है, यानी बड़े पहलवान है। जबकि हाइड्रोजन क्या है, ये कम क्रियाशील है, यानी छोटका पहलवान है। अब भैया बड़का पहलवान अगर है, छोटका पहलवान है ना, तो बड़का छोटका पहलवान बैठा है, बड़का पहलवान पहुंचेगा तो कुर्सी से क्या करेगा, बाहर कर देगा ना। इसका मतलब क्या कि इस सोडियम धातु की क्रियाशीलता जब ज्यादा होती है तो ये क्या करता है कि जो कम क्रियाशील तत्व है ना, हाइड्रोजन, उस हाइड्रोजन को ये क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। जब विस्थापित करेगा ना, तो यहां बनेगा क्या,
NaSO4 और प्लस H2, इसमें से हाइड्रोजन गैस क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। इसका नाम होगा क्या, सोडियम सल्फेट। लेकिन अब देखो, हमने रिएक्शन लिखा है ना, ये फार्मूला हमने लिखा है NaSO4, क्या सही है ना, ये गलत फार्मूला है। तो क्या गलत पढ़ाते हैं, नहीं नहीं गलत नहीं पढ़ाते हैं, फिर भी समझो, ये हम लोग जानते हैं ना, इस सल्फेट के ऊपर जो SO4 दिया गया है, इस SO4 के ऊपर 2 माइनस पाए जाते हैं, जबकि जो सोडियम है इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके ऊपर 1 धनात्मक बेस पाए जाते हैं। ये बैलेंस जब होगा ना, कि जब इनके सोडियम जो धनायन है, इनकी संख्याएं जो होंगी ना, और जो कौन, ये सल्फेट ग्रुप पर जो 2 ऋणायन है, ये दोनों बराबर होंगे, तो कहा जाएगा कि जब उदासीन रूप होता है ना, पूर्ण रूप से यौगिक बनके तैयार हो जाता है। तो यानी की जगह अगर हम Na2SO4 कहेंगे ना, तो ये फार्मूला हमारा सही होगा, क्योंकि जब 2 Na आ जाते हैं तो धनात्मक की संख्या 2 होती है, दोनों क्या हुए, कैंसिल हुए, यहाँ पर सोडियम सल्फेट बनके हमारा तैयार हो गया। यानी कहने का मतलब कि सोडियम घात की क्रियाशीलता क्या है, ज्यादा है, जबकि हाइड्रोजन की क्रियाशीलता क्या है, कम है। तो ये सोडियम क्या करता है, इस हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। जब हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा ना, तो क्या होगा कि उसमें से जो सोडियम होगा, है ना, वो हाइड्रोजन को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। समझ पाए ना, आया समझ में, ये प्रवृत्तियां इनमें क्या होती हैं, पाई जाती हैं। अब देखेंगे क्या है, फिर से एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं, फिर 2 एक एग्जाम्पल है और देंगे, इसको हम समझिएगा मेरी बात को, ध्यान दीजिए कि आया लिखने के लिए कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो क्या लिखेंगे, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्वों को उनके यौगिकों के जलीय विलयन से विस्थापित कर देते हैं, तो उसे, तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है तो उसे जो क्या है, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी सोडियम है जो पोटेशियम अधिक क्रियाशील है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम, यानी घटता क्रम दिखाया गया है। यहाँ क्या लिया गया कि जिंक है, उस जिंक की क्रिया कॉपर सल्फेट से कराया गया, तो जिंक सल्फेट बना, कॉपर इसमें से मुक्त हो गया। फिर क्या है कि सोडियम धातु है, उसकी क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई गई ना, तो सोडियम सल्फेट बना, उसमें से हाइड्रोजन गैस हुई क्या, मुक्त हो गई। समझ पाए ना। तो कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, है ना, और बढ़िया सुंदर से इसको क्या कर लेना है, एक नोट से तैयार कर लेना है। देख लेते हैं 2 एक रिएक्शन और हम लोग समझ लेते हैं, थोड़ा सा जो है समझने की प्रवृत्ति, तो ध्यान दें उसको भी, कि जैसे वो समझ में आ जाए। ये टॉपिक जो है ना महत्वपूर्ण है। अगर मान लीजिए क्रियाशीलताओं का घटता हुआ क्रम दूसरे रूपों में चला गया, जैसे मान लीजिए कि Na है, ये सोडियम धातु है, प्लस इसकी क्रिया HCl के साथ करवा दी गई। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब इसकी क्रिया कराएंगे ना, तो ये जानते हैं कि जो सोडियम है, वो सोडियम इसमें से क्या है, अधिक धनायन है कि कम, प्रबल है, जबकि हाइड्रोजन क्या है, कम है। तो ये सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा। जो हाइड्रोजन होगी हमेशा अणु के रूप में निकलती है, H2 गैस इसमें से H2 के रूप में मुक्त होगा। बचेगा यहाँ क्या, NaCl, यानी बन जाएगा क्या, लवण बनेगा। क्या बनेगा, लवण। लवण जानते हैं ना, साल्ट जिसको कहते हैं। भाई देखो गलत अर्थ न लगाओ, गलत अर्थ की बात नहीं की गई यहाँ पर, है ना। अभी हम या इसको कह देते ना, जानते नहीं है कि जो सोडियम क्लोराइड होता है तो एक लवण है, अभी कई लिखे होना तो ये कहा जाएगा कि जितने भाई लवण होंगे नहीं, लवणों की संख्या होगी, तो गलत अर्थ लगाएंगे तो उसका अच्छा रिश्ता, क्योंकि हिंदी है, हिंदी में बिंदी लेकर आए दूसरा अर्थ निकलेगा। जैसे अभी यहाँ सिल्वर है ना, उसमें हम लोग क्या कहते हैं, जुकाम से यार बहुत पीड़ित है लेकिन फिर भी बनाते हैं, क्योंकि अपनों का प्यार ये जो है ना देखा नहीं जाता है ना, सुना नहीं जाता है, बल्कि क्या दिल से लगाया जाता है ना। तो यहाँ एजी लिखा है ना सिल्वर का, तो क्या बुलाते हैं, एजी। अब इसमें कह दो भैया संबोधन कर रहे हैं क्या, किसी को बुला रहे हैं, अरे तो बुलाने वाला नहीं है। अब कुछ लोग कहते हो कहां चले जाते हैं, कहते गुरु जी एजी ना हो, एजी ओ जी सुनो जी, वो जो गाना वाला नहीं है 1 2 का 4 वाला, उस पर चले आते, वो भी नहीं है ना। यहाँ सिल्वर से हमको मतलब है ना, एजी से है ना ओजी से है, समझ पाए। तो यहाँ ये लवण का मतलब साल्ट है, ठीक, समझ में आया ना। तो इसकी बैलेंसी को हम चेक कर लेंगे,
कितने हाइड्रोजन? यहाँ एक है, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2, इसको 2 से गुणा कर लूं। रामललित समझ रहे हो ना? है? हाँ ठीक है। देखो हमें भैया इसमें जब हम पढ़ाते हैं ना तो हमारा सिस्टम बड़ा अलग है, क्योंकि हमारे साथ बहुत छोटका मुल्क बड़का मुल्क सब जुड़े हैं, है ना? क्योंकि सबका साथ सबका विकास लेकर चलना है, सभी लोगों को पढ़ाना है। हमारे पास ढोणे भी पढ़ रहे हैं, मगरे भी पढ़ रहे हैं, है ना? घिराव भी पढ़ रहे हैं, है? तो ये ना सोचो कि हाँ ये है। एक नाम सुने होंगे, बहुत महान फुटबॉलर हुआ करते थे। जब हम लोग एक बार बच्चे बैठे हुए थे, पढ़ रहे थे, क्लास में जब पहुंचे तो बच्चे दौड़े, पेपर में कहीं लिखा हुआ था, पुराने पेपर थे, गुरुजी बड़ा गजब होगा। हमका भैया कहा बात, कहीं आज महान फुटबॉलर पेले के जन्मदिन है। हमने कहा किसका जन्मदिन है? कहीं महान फुटबॉलर पेले। अब नाम ही है ना उनके माँ, बिल्कुल भाई उसके माँ बाप ने रखा है और वो महान है, सच है, जानते होंगे ना, तो इसलिए नामों पर मत जाना, उनकी क्रिया विधियों को समझो, उनके ऊपर उसका एनालिसिस ना करो, विस्तार ना करो, बल्कि उनको समझने की कोशिश करो। हाँ आप देखेंगे 2 हाइड्रोजन यहाँ हुए, 2 यहाँ, क्लोरीन की संख्या 1 है, 2 से गुणा कर लेंगे, सोडियम 2 है, यहाँ भी सोडियम 2, दोनों वैलेंसी क्या हो गई? बराबर हो गई, है ना? अब ऐसे अगर कहा जाए कि यहाँ कॉपर ले लिया गया, Cu क्या है? कॉपर है, इस कॉपर की क्रिया सिल्वर नाइट्रेट से करवा दिया गया, आ गया भैया AgNO3, किसका फार्मूला है? सिल्वर नाइट्रेट का। अगर हम लोग जानेंगे नहीं ना तो जानते हो क्या करेंगे? यहां तुरंत ही कॉपर को विस्थापित कर, मतलब जो सिल्वर को, और लिख देंगे क्या? CuNO3, है ना, और प्लस Ag बाहर कर दिए। और जाहिर सी बात है कि जब इनकी क्रिया करवाएंगे तो ऐसे लिखेंगे क्या? CuNO3 का होल ट्वाइस लिखेंगे और प्लस Ag को बाहर करेंगे, Ag सिल्वर का औचक। ये होल ट्वाइस इसलिए लिखा जाएगा कि जो नाइट्रेट समूह NO3 इसके ऊपर 1 माइनस होता है, जबकि यहां पर कॉपर के बायतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसकी वैलेंसी के लिए क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर सिल्वर को भी क्या 2 से गुणा कर देंगे, दोनों बराबर। लेकिन कहीं ऐसा आ गया Ag प्लस क्या? CuNO3 का होल ट्वाइस, यानी इसका नाम हो जाएगा क्या? कॉपर, सिल्वर नहीं, कॉपर क्या? नाइट्रेट। अब इसके साथ अब क्रिया करवा दी गई तो जल्दबाजी अगर कहीं कर गए ना तो गड़बड़ होगा। क्यों? क्योंकि ये भैया सिल्वर है ना, इसकी क्रियाशीलता देखो यहाँ कॉपर से क्या है? कम है, इसलिए सिल्वर कभी कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता है। तो यहां इसके आगे हम लिख देंगे क्या? क्या लिखेंगे? कोई अवक्रिया नहीं, यानी कोई अवक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहां पर सिल्वर की क्रियाशीलता क्या है? कम है, जबकि कॉपर की क्रियाशीलता क्या है? ज्यादा, इसलिए कॉपर जो सिल्वर है वो कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता है। समझ पाए? तो ये थी क्या? विस्थापन अवक्रिया। और इस विस्थापन अवक्रिया के हमने कई एग्जाम्पल भी दे दिए हैं ना, उस एग्जाम्पल ये भी बता दिया है कि कौन अधिक क्रियाशील होगा, कौन कम क्रियाशील होगा, उस क्रियाशीलता के बढ़ते क्रमों को भी हमने दे दिया है ना। तो इसको पेन लेकर कॉपी लेकर सुंदर से लिख लेंगे। लिखने के बाद क्या है, इस विस्थापन अवक्रिया को आराम से तैयार करेंगे, ठीक है। और क्या, इसकी कोई फीस नहीं है, बस एक ही निवेदन है क्या, कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अगली वीडियो में जब हम आएंगे ना तो फिर जो विस्थापन अवक्रिया की दूसरी अवक्रिया जो होगी ना, ठीक, द्विविस्थापन अवक्रिया होगी, उस द्विविस्थापन अवक्रिया के बारे में हम जिक्र करेंगे, उसका पूरा सारांश दिखाएंगे, उनकी अवक्रियाओं को दिखाएंगे, उनकी अवक्रियाओं को समझाएंगे। तब तक के लिए लोग सब्सक्राइब करते रहो, ठीक, और क्या लाइक करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, बेस्ट ऑफ